नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर केंद्र और राज्य की लड़ाई सामने आ गई है। वहीं वाणिज्य उत्सव के मंच पर केंद्र और राज्य को साझा आयोजन में सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय अधिकारियों की मौजूदगी में केंद्र सरकार पर राज्य की अनदेखी का आरोप लगाया। चाहे एथेनॉल प्लांट का मामला हो या एयर कार्गो की बात, केंद्र से अनुमति नहीं मिलने को लेकर सीएम ने केंद्र पर निशाना साध दिया। इससे पहले जीएसटी की बकाया राशि, डीएपी खाद की कमी और वैक्सीन को लेकर के पहले से ही केंद्र पर राज्य सरकार निशाना साधती रही है। बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से एक बार फिर खारिज कर दिया और नाकामी छिपाने का छत्तीसगढ़ सरकार के इसे बहाने के तौर पर करार दिया है। तो कौन सही है और कौन झूठा? क्या वाकई में केंद्र कर रहा है छत्तीसगढ़ से भेदभाव या फिर यह है सिर्फ सियासी दांव? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो वाणिज्य उत्सव के कार्यक्रम में आज सीएम बघेल ने केंद्रीय अधिकारियों की मौजूदगी में किस तरह से केंद्र पर सीधे हमला बोला है, जरा ये सुनिए। गोबर से बिजली उत्पादन की दिशा में हमने मजबूत कदम बढ़ाया है, जिससे बिजली उत्पादन भी होगा और साथ ही हमारे जो स्व सहायता समूह के जो बहनें हैं जो गोबर क्रय कर रही हैं, तो उनको ज़्यादा लाभ होगा और ग्रीन एनर्जी हमारे छत्तीसगढ़ में उत्पादन होगा। मैंने अनेक बार एयर कार्गो के लिए पत्र भी लिखा और वहाँ मंत्रियों से मुलाकात की, लेकिन एयर कार्गो की परमिशन नहीं मिलने से निश्चित रूप से यहाँ के उद्योगपतियों को, व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ता है। हमारे पास अनाज, धान की अधिकता है, भारत सरकार नहीं खरीद रही है। हमने कहा कि हमको एथेनॉल बनाने की अनुमति मिल जाए, वो भी नहीं करने के कारण से किसानों को भी नुकसान हो रहा है, देश को नुकसान हो रहा है। यदि उसकी अनुमति मिल जाए तो निश्चित रूप से विदेशी धन भी बचेगा, उद्योग भी लगेंगे, रोजगार भी मिलेगा और किसानों को दाम मिलेगा। तो आइए सुनते हैं कि अब इसको लेकर बीजेपी ने किस तरह से निशाना साधा है। देखियो, जैसे है ना उनको वैसा दिखता है, वो स्वयं वैसा आचरण करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में हर बार, हर डिबेट में, हर बयान में वो आलोचना करते हैं, केंद्र सरकार की आलोचना करते हैं। हर जगह वो विफल होते हैं और आरोप प्रधानमंत्री जी पे लगा देते हैं। ये इनके आरोप में दम नहीं है। तो क्या है, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल आपको दिखाते हैं। हमारे सवाल हैं, वाणिज्य उत्सव का मंच, केंद्र सरकार पर सीएम बघेल का सियासी पंच। केंद्रीय मंत्री को नहीं मिलने की फुर्सत, विकास कार्यों की क्यों नहीं देते इजाजत? जीएसटी, वैक्सीन और डीएपी का अभाव, क्या केंद्र कर रहा है छत्तीसगढ़ से भेदभाव? छत्तीसगढ़ सरकार का केंद्र पर निशाना या यह है नाकामी छिपाने का बस बहाना? यह सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ नरेश गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से वरिष्ठ नेता, और हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, नरेश जी और अमित जी। सबसे पहले मैं आता हूं अमित जी आपके पास। क्या आपको लगता है कि केंद्र वाकई में भेदभाव कर रहा है? और एथेनॉल को लेकर के हमने देखा है कि बड़ी उत्साहित है केंद्र सरकार, और जो परिवहन मंत्री हैं उन्होंने तो, जितनी मेरी जानकारी है, हो सकता है गलत हो, उन्होंने तो कार कंपनियों को कह भी दिया है कि आप फ्लेक्स फ्यूल से चलने वाले इंजन की गाड़ियां बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि भविष्य उसी का है। तो जब भविष्य हमें दिख रहा है कि उसी चीज का है, तो छत्तीसगढ़ को कौन रोक रहा है उस भविष्य में अपनी किस्मत चमकाने से? अभिलाष जी, देखिए, जब बात जाएगी तो बहुत दूर तक जाएगी जी। देखिए, फेडरल सिस्टम का मतलब ये होता है कि केंद्र और राज्य सरकार को मिलके हर वो अच्छे स्टेप्स लेना, मेजर स्टेप्स लेना जिससे जनता का हित हो। लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले 3.25 साल में, जब से हमारी सरकार आई है, अगर हम किसानों को 2500 रुपए समर्थन मूल्य पे धान की खरीदी हम करते हैं, वहां से स्टार्ट होगा ये पूरा प्रोसेस कि कैसे भेदभाव प्रताड़ित केंद्र बैठे हुई जो हुक्मरान है और केंद्र में बैठी हुई जो संवेदनहीन और निरंकुश सरकार है, वो कैसे एक के बाद एक हमारे साथ सौतेला व्यवहार करती है। आई हैव सो मेनी डाटा। देखिए, मैं आपको बता दूं, मोदी सरकार की 4 बड़ी योजनाएं देश के लिए बनती हैं। वन राशन वन रेशन, पीएम गरीब कल्याण योजना, किसान सम्मान निधि योजना, और उसके बाद टैक्स से लेकर अनुदान तक में भेदभाव। और आपको मैं बता दूं, ये चारों योजना जो बहुत ही अहम योजना थी,
छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किया गया था, उन राज्यों को शामिल किया गया था जहां पर चुनाव थे। तो लगातार अगर आप देखेंगे तो हमारे साथ भेदभाव, दिक्कतें पैदा करना, चाहे 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करने का ये बोलते थे और 24 लाख ही खरीदे। गौठान का 3.5 लाख की हम मांग करते हैं, 1.45 का पेमेंट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें गौठान नहीं मिलता। तो ये लगातार कैसे गैर भाजपाई शासन जहां पर है अभिलाष जी, वहां पर उनके सरकार के साथ भेदभाव करना, उस सरकार को दिक्कतें पैदा करना, उनके साथ सौतेला व्यवहार करना। और आपने एथेनॉल के लिए कहा, लगातार देखिए छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 20 लाख मैट्रिक टन धान होता है और लगभग अगर आप देखेंगे पहले साल 80.37, दूसरे बार 83.68 और तीसरे साल 92 लाख मैट्रिक टन और इस बार 1 करोड़ से ज्यादा। तो जो 30 लाख बचता है, हमने उससे कि किसानों की आय कैसे बढ़े, उसके लिए हमने एथेनॉल के लिए कहा था और लगातार हमारे द्वारा पत्राचार करने के बाद भी, कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी मंत्रियों के द्वारा समय नहीं देना गया और लगातार उसके बाद हम ही ने रेट फिक्स किया। हमारे द्वारा जो रेट फिक्स करके केंद्र सरकार को भेजा गया उसे उन्होंने बाद में अपनाया भी। लेकिन ये जो समय जो था कि कैसे फेडरल सिस्टम में जैसे केंद्र सरकार कोई योजना बनाती है अभिलाष जी, तो उसको हर राज्यों के साथ एक जैसा समान व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई घर का जब बड़ा होता है तो उसके किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन जब से हमारी सरकार यहाँ पर आई है, छत्तीसगढ़ के साथ अनदेखी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता के साथ जो ठगने का, गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार छत्तीसगढ़ ये पूछता है कि केंद्र में बैठी हुई सरकार क्यों उनके साथ व्यवहार कर रही है। ठीक है अमित जी। नरेश गुप्ता जी, छत्तीसगढ़ को तो अटल जी ने बनाया था सर, तो मुझे तो लगता है कि बीजेपी के लिए बहुत कहते हैं ना कि अपने सगे से ज्यादा होना चाहिए छत्तीसगढ़ राज्य। आप तो भेदभाव कर रहे हैं, अमित जी बता रहे हैं कि किस तरह से 4 महत्वपूर्ण योजनाओं में छत्तीसगढ़ शामिल नहीं, एथेनॉल बनाने की मंजूरी नहीं दे रहे हैं, जीएसटी का पैसा नहीं दे रहे हैं, खाद मांगी जा रही है, डीएपी मांगी जा रही है, उतनी नहीं दे रहे हैं, वैक्सीन में भेदभाव कर रहे हैं। लंबी फहरिस्त है सर पार्शियलिटी की आप पर। देखिए, ये तो सिर्फ राजनीतिक स्टंटबाजी है। मैं इस सरकार का कार्यक्रम कैसा है और ये सरकार का एजेंडा क्या है, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्टंट और राजनीतिक ड्रामेबाजी के लिए और अपने आकाओं को खुश करने के लिए मानी जाने वाली सरकार है। आपको बताऊं, एथेनॉल का विरोध किसने किया था? इनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किस घिनौने रूप में एथेनॉल प्रोजेक्ट का, किस घिनौने रूप में, घिनौने स्वरूप में राहुल गांधी ने उसका विरोध किया था। आज उस एथेनॉल के लिए ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उस घिनौना स्वरूप में और आज का घिनौना स्वरूप, दोनों कितना कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन घिनौना दोनों है। देखिए, किस भारतीय जनता पार्टी के राज्य सरकार को धान से एथेनॉल बनाने की परमिशन दी गई है? एक राज्य का उदाहरण दे दें तो किसान सम्मान निधि की राशि के छत्तीसगढ़ के किसानों को नहीं मिल रही है। किसानों की सूची भेजने में किसने त्रुटि की, उस बात को बता दे। सूचियां देर से क्यों दी गई, ये भी स्पष्ट करें। और प्रधानमंत्री आवास योजना, जो एक गरीबों के लिए, जरूरतमंद लोगों के कितनी महत्वपूर्ण योजना है, उसका कंट्रीब्यूशन सरकार नहीं दे रही है। कितने लाख मकान अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्यों है? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अपना पैसा नहीं दे रही है। क्यों माहौल बनाते हो आप लोग? इस प्रदेश की जनता को क्या कर रहे हैं आप इस प्रदेश की जनता के साथ? साहब, एथेनॉल का कितना विरोध किया था आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आज वो एथेनॉल में हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो। किस भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य को एथेनॉल का परमिशन मिला है? एक एग्जांपल दे दीजिए धान से एथेनॉल बनाने का। देखिए, इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल में लास्ट में अब इन्होंने कहा था हमें 2 महीने का राशन दिया जाए। प्रधानमंत्री जी ने पूरे राष्ट्र के लिए 8 महीने का राशन मुफ्त में देने की व्यवस्था की और राज्य सरकार उसके साथ क्या तांडव किया, वो इन एडिशन टू द स्टेट दिया ना उन्होंने। वो धान तो उन्होंने, वो चावल नहीं दिया यहाँ के जरूरतमंद लोगों को। वो कितना बड़ा इश्यू है, वो पैसा कहाँ गया? अब रहा सवाल जीएसटी कंपनसेशन का। अमित जी, आपसे तो मैं उम्मीद कर सकता था कि आप बहुत अच्छे तरीके से जो लीगल प्रोविजन है उस पर बात करते आप और हम। लीगल प्रोविजन ये है, जीएसटी कंपनसेशन एक्ट से जीएसटी कंपनसेशन अमाउंट विल बी पेड टू द स्टेट आउट ऑफ कंपनसेशन अमाउंट रिसीव्ड बाय द स्टेट।
If there is any shortfall to give to the state is to be given in 6 and 7 years. उसके बाद भी सरकार पिछले 2 सालों तक अपने जनरल कंसोलिडेटेड फंड से वो पैसा दे रही थी शॉर्टफॉल को। इसका मतलब ये नहीं होता है जब केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं आ रही है, कोरोना काल में पूरे हिंदुस्तान में पैसा नहीं है, तो आप क्या कल्पना कर सकते हैं? ठीक है, स्टेट के पास पैसा नहीं आ रहा तो सेंटर के पास कहां से आएगा? नरेश जी, आप सुनिए, मैं उसका कैटेगोरिकली एक पॉइंट वाइज जवाब दे रहा हूं साहब। जी, आप मुझे समय दीजिए, जी बोलिए, उसके लिए समय दीजिए। जीएसटी कंपनसेशन का पैसा कैसे मिलता, लेकिन केंद्र सरकार ने राज्यों की चीजों को समझकर दिया। उस पर प्रोविजन है उस एक्ट में कि स्टेट उस पर लोन ले सकती है, लेकिन उसके साथ साथ एक और बहुत हार्श प्रोविजन है कि वो कंपनसेशन से जो सरकार केंद्र सरकार कलेक्ट कर रही है उसी में से पैसा दिया जाएगा। यदि उसमें शॉर्टफॉल है तो 5 साल तक ही कंपनसेशन देना है ना, वो 6वें 7वें साल पे उस कंपनसेशन का बचा हुआ अमाउंट दिया जाएगा, लेकिन नहीं किया। सरकार ने पैसा दिया उसका। इसका मतलब क्या हुआ? अब ये आरोप लगाते हैं केंद्र सरकार के ऊपर कि हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या किया इन्होंने? कितना बड़ा माहौल है प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साहब। अब इन्होंने कह दिया कि वो हमको पैसा नहीं देते, हमारे साथ डबल स्टैंड करते हैं। ये देखिए, डबल स्टैंड की राजनीति ये कर रहे हैं। ये इनके आपने देखिए, इन्होंने एक डबल स्टैंड, इकोनॉमी से हटकर इनका डबल स्टैंड बताता हूँ। इनके केंद्रीय नेतृत्व, इनके केंद्रीय आका बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी। देखिए राजनीति का कैसा ये दोहरा चरित्र और राजनीति का कैसा उपयोग करते हैं। ये इन्होंने कहा कि भारतीय जनता, इनके केंद्रीय नेतृत्व हमेशा कहती है भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक विरोधी राजनीतिक दल है। इनके मुख्यमंत्री और प्रदेश के नेतागण क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा चर्चेस बने। भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म का विरोध नहीं करती है, धर्म के प्रचार प्रसार का विरोध नहीं करती है। ठीक है, लेकिन ये इनका ड्यूअल स्टैंड का एक एग्जांपल दे रहा हूं साहब। ठीक है नरेश जी, मुझे एक बात समझ में आई, जो राजनीति से इतर होनी चाहिए कि अमित जी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार बहुत कुछ करना चाहती है, केंद्र अड़ंगे डाल रहा है, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी की केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में बहुत सारी योजनाएं पहुंचा रही है, राज्य अड़ंगे डाल रही है। अब राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की दुश्मन है या केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ की दुश्मन है, ये कौन तय करेगा सर? कैसे पता चलेगा अमित जी? ये तो बॉल आपके कोर्ट में डाल देते हैं, पूछ लेते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान क्यों नहीं बने, क्यों आप सरेंडर कर देते हैं? राहुल गांधी ने विरोध किया, आज आप समर्थन क्यों कर रहे हो एथेनॉल का? एथेनॉल को लेकर के पूर्ववर्ती बयान जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तत्कालीन वो आपके उनकी बात कर ली जाती है। जीएसटी को लेकर कहा जाता है कि आप पैसा देंगे तभी तो आपका हिस्सा देंगे, पैसा दीजिए हिस्सा लीजिए। तो ये तमाम आरोप जो है वो वापस बॉल आपके कोर्ट में डाल दी जाती है। अमित जी देखिए अभिलाष जी, एक चीज आपको बता दूं, मैं तो जैसा आपने कहा ना एथेनॉल पे, मैंने कहा था कि कई बार पत्राचार किया गया पेट्रोलियम मंत्री से, और लगातार हम तो यही कह रहे थे ना कि किसान भाइयों की अतिरिक्त आय, अगर वो धान को बेचेंगे तो किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ होगी। लगातार अगर आप देखेंगे, वैसे भी केंद्र बैठी निरंकुश सरकार है, ये अपने कॉर्पोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ही कार्य करती है। इनकी एक ही पॉलिसी है, गरीबों से खींचो अमीरों को सींचो, और ये पिछले 7 सालों में देखने को मिला है। 10 महीनों से किसान भाई बैठे हैं, उनसे उनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल रहा है। और आपको मैं बता दूं कि लगातार, जैसे मैंने कहा ना, जब हम 2500 रुपए समर्थन मूल्य देना चाह रहे थे तो इन्होंने लेटर भी किया कि अगर आप डिफरेंस का पैसा देंगे हम आपकी सारी उसमें कट ऑफ कर देंगे। लेकिन हमने राजीव गांधी न्याय योजना के तहत हम पैसा दे रहे हैं। अब लगातार अगर छत्तीसगढ़ सरकार अच्छा काम कर रही है, जैसा मैंने आपको कहा कि 60 लाख मेट्रिक टन कह के बाद में बीजेपी के छत्तीसगढ़ के नेताओं ने पता नहीं जाके क्या कह दिया, 24 लाख मेट्रिक टन धान लेने का उन्होंने कह दिया। उसी प्रकार आपने बहुत अच्छा, आपको साधुवाद, आपने खाद की भी बात करी। हमारी डिमांड थी 11.75 लाख मेट्रिक टन खाद की, और इन्होंने दिया कितना? 5.27 लाख मेट्रिक टन। दूसरे राज्यों को 90% देते हैं, हमको सिर्फ इन्होंने दिया 56%। ये है, लेकिन छत्तीसगढ़ का कोई भी नेता अभिलाष जी ना तो पत्राचार करता है, ना कोई सांसद, ना 14 विधायक, ना छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। लेकिन ये जैसा मैं कहता हूं ना कि साहेब की सियासत का इतना सा फसाना है, बत्ती भी जलाना है और चैनल में आके मातम भी बनाना है। लेकिन अगर आप देखेंगे हमारी सरकार आने के बाद कोरोना काल में भी मैं आपको बता दूं कि संक्रमण जैसे घटना चालू हुआ, और देखिए लगातार हमारी सरकार विकास पे फोकस करना हमारी सरकार चालू करी।
और एक के बाद एक डेवलपमेंट। जैसा हमने कहा जीएसटी को, पेट्रोल डीजल को, जब पहले आपको मैं बता दूं, हमारी जब यूपीए सरकार थी, मैं उसका भी लाया हूं। देखिए आप, 109 रुपए था, 74 रुपए पेट्रोल था और 45 रुपए डीजल था। इनके बीजेपी के नेताओं की साइकिलें निकल जाती थी। आज पेट्रोल 100 रुपए के पार है, लेकिन ये जनता के हित में एक ही नेता बीजेपी का अपनी साइकिल लेके सड़कों पे आया क्या? क्यों डरते हैं इतना चाह और सहनता से? ये मुझे ये समझ में नहीं आता। लेकिन देखिए, अब अगर हम कहते हैं अभिलाष जी कि इसको जीएसटी के दायरे में लाइए, जनता को फायदा होगा। देखिए, बहुत ही सम्मानित भाजपा के प्रवक्ता मेरे बड़े भाई है नरेश भैया, लेकिन जनता के हित की बात भाजपा के नेता क्यों नहीं करते? अगर जीएसटी में ला देंगे तो जनता को कितना फायदा होगा? और चुनाव नहीं, ठीक है सर, जीएसटी में लाना पड़ेगा, लेकिन उसकी टाइमिंग का इंतजार हो रहा है। मुझे लगता है वो चुनाव के एंड टाइम पर हो जाएगा। चुनाव आते रहने चाहिए, बल्कि मैं तो नरेश जी, मुझे तो लगता है कि साल में 2-4 चुनाव होते रहे तो कम से कम जनता से किए वादे पार्टियों को याद रहेंगे। नहीं होते अभिलाष जी, 15 जी मैं कुछ बोल देता हूँ। जी नरेश जी बोलिए, नरेश जी प्लीज बोलिए। 2 करोड़ लोगों को बोले नरेश जी मुझे भी बोलने दें। ना नरेश जी को बोलने दीजिए। अमित जी नरेश जी को बोलने दीजिए। अमित जी नरेश जी को प्लीज बोलने दीजिए, फिर आपके पास। अभिलाष जी, मैं अभी तक बोल रहा था कि कैसा ये झूठ का पिटारा खोलते हैं। अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक में इसको जीएसटी के दायरे में लाने की बात चल रही थी। विरोध करने राज्यों में छत्तीसगढ़ भी शामिल था। जनता को बोलते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ, मेरे बोलने से पहले इन्होंने उल्टा बयान दे दिया। ये मेरा अगला ये था, यही पकड़ा गया कि कैसा असत्य कथन करते हैं कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट भी उसको जीएसटी के कवरेज में लाने का विरोध कर रही थी वहां पर, और यहाँ पे बोलते हैं कि केंद्र सरकार नहीं ला रही है। देखिए कैसा डुबेल और कैसा झूठ, कैसा फरे। आप इस बात की कल्पना करिए साहब। अमित जी यहाँ तो जवाब चाहूंगा। ठीक है नरेश जी, आपके गंभीर आरोप का अमित जी से जवाब चाहूंगा। अमित जी, आप कह रहे हैं जीएसटी में केंद्र ला नहीं रहा, प्रस्ताव आता है जीएसटी काउंसिल की बैठक में तो छत्तीसगढ़ विरोध कर देता है और पब्लिक के सामने आके कहते हैं कि जीएसटी में लाइए, और वहाँ बंद कमरे में आप मना करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ कंफ्यूजन है मुझे लगता है नरेश भैया को भी और भाजपा के नेताओं को, क्योंकि हमने कहा अरे साहब आप नरेश जी सुन लीजिए, आप भैया सुन लीजिए। आप बड़े भाई हैं, आप बोलते हैं तो मैं बड़े ध्यान से सुनता हूँ, बड़ा अच्छा बोलते हैं आप। सुन लीजिए, आप मेरी बात भी सुन लीजिए। देखिए भैया, ऐसा है कि जब हमने ये कहा अभिलाष जी वहां पर कि छत्तीसगढ़ सरकार का ये कथन था कि आपने पहले कानून लाया, वो कानून लाया जिसका फॉर्मेट भी तैयार नहीं था, 2500 बार उसमें संशोधन आप कर देते हैं, और जब केंद्र की पॉलिसी जब उसमें आप डिसाइड करती है कि राज्यों को उनको कंपनसेशन मिलेगा। अभी भैया कह रहे थे कि उसमें आप लोन भी ले सकते हैं। साहब लोन ले लेंगे, उसका इंटरेस्ट कौन जमा करेगा? केंद्र सरकार, उसका कोई प्रावधान नहीं लाती है। हमने यही कहा था कि केंद्र सरकार से कि आप राज्यों का उसमें क्या होगा आप उसको क्लियर करिए, क्लेरिफिकेशन दीजिए। इन्होंने नहीं दिया, और लगातार जिस प्रकार मैंने कहा ना कि अभी जैसे आप देखिए, अभी लेटेस्ट सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स का आंकड़ा आया है। अगर आप देखेंगे अभिलाष जी, तो छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 3.8 है, जबकि राष्ट्रीय दर 7.6 है। और लगातार अगर आप देखेंगे तो कोरोना के 16 महीने के कार्यकाल में मनरेगा से लेकर एक योजना जो ग्रामीण अधोरचना को संचालित हो रही थी, लोगों तक पैसा पहुंचा, गांव में पैसा पहुंचा, और छत्तीसगढ़ में आर्थिक मंदी का वो जो असर था वो देश से पड़ा, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ा। आज आप देखिए बड़े बड़े राज्य है, हरियाणा में देखिए 35.7, अगर आप दूसरे प्रदेशों में देखेंगे यूपी में 7.4, लेकिन छत्तीसगढ़ में लोगों को काम मिल रहा है। और हमारी सरकार की दूरदर्शी योजना का लाभ हम जो बनाए हैं वो धरातल पे लोगों को दिख रहा है। ठीक है नरेश जी, ठीक है, मैं डिबेट के मूल मुद्दे पर आता हूं। अमित जी डिबेट के मूल मुद्दे पर आता हूं। नहीं, विकास कार्यों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन नरेश जी, अगर कोई सीएम ये कहे कि वो मंत्री से मिलने जाता है और उसे मिलने तक के लिए वक्त नहीं दिया जाता, तो सर ये ना सिर्फ कांग्रेस के उस नेता का अपमान है, बल्कि छत्तीसगढ़ की तमाम जनता का भी अपमान है सर, क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि है। उन्होंने जीएसटी को लेकर झूठ बोला था ना, जीएसटी को पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे के बारे में जो स्पष्ट झूठ बोला था, ये उसी प्रकार का झूठ है साहब। अच्छा। आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं, ये झूठ बोला नरेश जी
एथेनॉल के बारे में राहुल गांधी ने कितना विरोध किया अच्छा, था। ठीक है। उस बात पर जनता से माफी मांगना चाहिए राहुल गांधी को। नरेश जी अब मेरा सवाल सुनिए, नरेश जी अब मेरा सवाल सुनिए, नरेश जी और आपको बता दूं, अरे आपको सुनिए ना नरेश जी आपको बता देता हूँ, आपको जीएसटी माफी मांगना पड़ेगा। अरे राष्ट्र विरोधी लोगों को, आतंकवादियों को सम्मानित करने वाले राजनीतिक दल के लोग थोड़ा सा सबक से नरेश जी ना, एक मिनट अमित जी मैं नरेश जी से एक महत्वपूर्ण सवाल लेता हूँ। नरेश जी एक मिनट दीजिए मुझे, एक मिनट दीजिए। नरेश जी डिरेल कर रहे हैं आप सर। नरेश जी मैं कुछ और पूछ रहा था आपसे। नरेश जी मैं सीधा सवाल, आपने जो सवाल का जवाब दिया। अमित जी एक मिनट रुकिए, कृपया अमित जी की आवाज जो है थोड़ी सी बढ़ा दें क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर है दोनों में। लेकिन अमित जी एक मिनट मुझे दीजिए। नरेश जी मेरा सवाल बहुत सिंपल और सीधा है आपसे। आपने कहा कि जीएसटी पर ये मान नहीं रहे हैं। मुझे ये बताइए ना, जीएसटी जब लाई थी केंद्र सरकार तो सबको मनवा कर लाई थी क्या? आप लोग भी तो सुविधा की राजनीति करते हैं सर। जब नोटबंदी करनी थी तो सबसे पूछ के की थी क्या? जब जीएसटी लाना था तो सबसे पूछा था क्या कि किस तरह से हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे? उसके नियम कानून सबके पास भेजे गए थे क्या? उसको लेकर के अभी तक विवाद चल रहा है, उसको उसमें संशोधन पर संशोधन हो रहे हैं। तो अगर का जो अमेंडमेंट आया था कॉन्स्टिट्यूशन में जी, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट को सबने पास किया था। भारत का संविधान है कि संविधान नहीं है, उसी संविधान का एक हिस्सा था जिस पर कंपनसेशन एक्ट लागू हुआ था। उस कंपनसेशन जीएसटी कंपनसेशन एक्ट में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि जीएसटी जो 5 साल तक कंपनसेशन देना है विथ ईयरली इंक्रीमेंट, वो जो कंपनसेशन शेष का पैसा केंद्र सरकार को मिलेगा उसी में से देना है। आप डेफिनेशन पे ले जा रहे हैं सर। नरेश जी मैं कुछ और सवाल, आप पहले मेरा सवाल समझ लें सर। मेरा सवाल बहुत सिंपल है कि जब आपको कोई नई चीज लानी होती है तो आप कहते हैं हमारे पास नंबर है साहब, हम लेकर आएंगे, रातों रात हम फैसला सुना देते हैं। रात को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आकर कहते हैं कि कुछ बड़ी घोषणा होनी है और जब रात को वो घोषणा करते हैं अगले दिन से वो लागू हो जाता है। उसमें बहुत अच्छे फैसले भी हैं, मैं ये भी कहता हूं। लेकिन जब आपको ऐसे जनहित के फैसले लेने होते हैं तो आप उसमें ढाल बना लेते हैं कि ये मना कर रहे हैं, ये लोग टाल रहे हैं, ये लोग इसमें समर्थन नहीं दे रहे हैं इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। अगर आपको जनहित का मुद्दा दिखता है और जीएसटी काउंसिल में वो मुद्दे को लाने की जरूरत आपको पड़ती है, और जीएसटी पर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा सर, जीएसटी के बारे में तो बस इतना कहा जाता है कि जब तक लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं और समझ पाते हैं तब तक उसका नियम फिर बदल जाता है। और इतना अच्छा नियम होता तो इतने ज्यादा संशोधन नहीं होते सर। अभिलाष जी, जीएसटी जो है सेंट्रल एक्साइज कस्टम्स में सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स वेट और ऐसे 12-15 एक्ट का सब्स्टिट्यूट है। आपको बता दूं कितने नोटिफिकेशन साल भर में निकलते थे सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स में। जितने अमेंडमेंट आया ना सब लोगों की सुविधा के लिए आया, उससे ज्यादा रोज नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स निकलते थे साहब। उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। आपको मेरा मूल सवाल आप नरेश जी छोड़ रहे हैं। नरेश जी मेरा मूल सवाल ये है, नरेश जी मेरा मूल सवाल ये है कि आप उसको लेकर के क्यों नहीं आप आज ले आते हैं उसको संशोधन? जब आपके पास नंबर्स हैं तो आप तो नंबर्स गिनाते रहते हैं ना, तो नंबर से तो ले आइए। संविधान तो देखिए ये बहुत क्लियर बात है। आज तक जीएसटी काउंसिल में सारे निर्णय पहले दिन से लेकर सारे बैठकों में सारे निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। अच्छा, बीजेपी के किसी राज्य ने नरेश जी इसका विरोध नहीं किया? बीजेपी के किसी राज्य ने विरोध नहीं किया जीएसटी को, पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने के लिए? किसी राज्य ने नहीं मना किया? देखिए ना, बताइए। कांग्रेस शासित पूरे राज्यों ने, वेस्ट बंगाल ने इसका और महाराष्ट्र ने इसका विरोध किया। और आपको बड़ा स्पष्ट बता देता हूं, आज तक एक भी निर्णय का एग्जांपल बता दीजिए जीएसटी जिसमें जीएसटी काउंसिल ने अपने बहुमत के आधार पर निर्णय लिया हो। कभी नहीं लिया। इन्होंने एक परंपरा डेवलप की है कि हम कॉमन कंसेंसस से काम करेंगे। ठीक है, नया एक्ट है, नई सोच है, देश की प्रगति के लिए काम करना है, तो ये इनको ये नहीं समझ में आता है साहब। ठीक है तो अमित जी, डबल स्टैंडर्ड, पब्लिक के सामने कुछ और, गवर्नमेंट के सामने कुछ और अमित जी, जब एथेनॉल आ गया तो उसके लिए सारा कुछ दांव पे लगा दे। आप बता दीजिए राहुल गांधी ने विरोध किया। नरेश जी बस 20 सेकंड बचे। नरेश जी 20 सेकंड बचे। अमित जी आपसे पूछना चाहूंगा, डबल स्टैंडर्ड कैसे हो रहा है अमित जी?
जी आप सवाल रिपीट कर दीजिए, नरेश भैया बोल रहे थे तो डिस्टर्ब। जी अमित जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि डबल स्टैंडर्ड क्यों है सर, क्योंकि और अगर आपको इस चीज का डर है कि वहां पर आपके हिस्से का या राज्य के हिस्से का पैसा केंद्र सरकार कम देगी, हड़प लेगी, दबा लेगी, तो आप इसी डर के आधार पर उन्हें एक नैतिक, कम से कम उनको एक ग्राउंड दे रहे हैं कि वो अपना जिस तरह की व्यवस्था बनी हुई है वो बरकरार रखे। अभी भी तो आपको मिल नहीं रहा ना जीएसटी का पैसा, तो कम से कम उस रास्ते से जनता को तो फायदा हो जाएगा, उसका समर्थन करना चाहिए था आपको। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जीएसटी का एक एक्ट इन्होंने बनाया है और जिसके मुताबिक ही छत्तीसगढ़ को और अन्य राज्यों को हिस्सा मिलना है। और आपको मैं एक और चीज बता दूं कि जो भी कानून केंद्र बनाता है, कहीं ना कहीं राज्य सरकार उसको मानने के लिए बाध्य है। और एक और अहम चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ अभिलाष जी, कि लगातार दुनिया में क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है। ऐसी क्या वजह है कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही डीजल और पेट्रोल महंगा ये कर रहे हैं? आज देखिए, कोरोना काल में, संक्रमण काल में, आपदा काल में लोग परेशान हैं और लोगों के दर्द को नहीं समझ रही है केंद्र में बैठी हुई ये निरंकुश सरकार। उल्टा उनको दर्द पे दर्द दिया जा रहा है और जो दर्द पे उनको मलहम लगाना चाहिए, लगातार उसमें नमक रगड़ने का काम अगर कोई कर रहा है तो केंद्र में बैठी हुई निरंकुश सरकार कर रही है। मैंने तो गिनाया ना, चाहे वो धान हो, खाद हो और किसान हो, लगातार एक के बाद एक सिलेवार। चलिए ठीक है अमित जी, वक्त खत्म हो गया। अमित जी माफी चाहूंगा, लेकिन एक चीज जरूर है, छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से जो चिंता मेरी थी वो मैंने इस डिबेट में रखी कि केंद्र सरकार कहती है कि हमारी योजनाओं को, जनहित की योजनाओं को राज्य पैसा क्यों नहीं देते? ना राज्य सरकार जो है वो लागू नहीं करती, जिसकी वजह से आम लोगों तक, जनता तक वो फायदा नहीं पहुंचता। और इधर अमित जी कह रहे हैं, कांग्रेस के सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि हमें केंद्र सरकार मदद नहीं करती और जनता के हितों के कामों को केंद्र सरकार ने रोक रखा है। तो कुल मिलाकर के कहेंगे कि दोनों चक्की के दोनों पार्टों के बीच में इस वक्त छत्तीसगढ़ की जनता है। ऊपर वाला पार्ट कह रहा है कि नहीं वो नीचे वाले पार्ट से पिस रहा है, नीचे वाला पार्ट कह रहा है ऊपर वाले पार्ट से पिस रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि केंद्र की कई बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं छत्तीसगढ़ की जनता तक नहीं पहुंच रही हैं और राज्य सरकार के कई महत्वपूर्ण काम केंद्र की मनमानी की वजह से अटके हुए हैं। दोनों का ही नुकसान सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता को है। अब इसके पीछे वजह सियासत है, तकनीकी है या कुछ और, ये हम नहीं जानते, लेकिन नुकसान तो छत्तीसगढ़ की जनता का हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश गुप्ता जी आपका, अमित श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया।